साथियों नमस्कार, मैं विश्राम शर्मा। साथियों, मैं 2-3 दिन से दिल्ली में हूँ और आज थोड़ा समय मिला है तो मैं सोचा कि आप सभी से रूबरू हो जाऊं और कुछ चर्चाएं कर लें। साथियों, मैं कुछ व्यक्तिगत वर्क से दिल्ली आना पड़ गया था और कल यहाँ से निकलूँगा या हो सके कि आज निकलूँ। और यहाँ सब फैसला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एकदम बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ चीज़ें आज मुझे ये लगा कि हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए आपस में। मैं आज चूँकि एक पार्टी के तरफ से नहीं वार्ता करूँगा, न चर्चा करूँगा, एक सामान्य नागरिक के तौर पर, चूँकि लोकसभा चुनाव एकदम सामने है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही हैं और हम लोगों ने भी बहुत ही संघर्ष किया कि अपने समाज का भी राजनीतिक पार्टियां कुछ टिकट दें और मुख्य लड़ाई में आने में सहयोग करें। लेकिन दावे तो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। भाजपा भी विश्वकर्मा श्रम योजना लागू करके मजदूर बनाने की तरफ अग्रसर है, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं देगी। कांग्रेस के राहुल गांधी भी कीर्ति नवगर फर्नीचर की दुकान पर रंधा तो चलाएंगे, लेकिन टिकट नहीं देंगे। अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करेंगे, लेकिन 80 सीट में से उनके लिए 1 सीट बढ़ई जात के लिए नहीं मिला है। बहुजन की वही हाल है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं केवल इस समाज को वोट बैंक के रूप में देख रही है और यह समाज भी सत्ता की लड़ाई न लड़ते हुए बस केवल ब्राह्मण बनने और हिंदू बनने, ओबीसी बनने में पूरा दिमाग लगाया हुआ है। वो मूल जड़ को नहीं पहचान पा रहा है कि बिना राजनीति में आए, बिना सत्ता की हिस्सेदारी मिले इस समाज का उत्थान नहीं होगा। इसी कड़ी में राजनीतिक पार्टियां तो टिकट नहीं दी, लेकिन अपनी अपनी गारंटियां राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं। मोदी जी मोदी गारंटी, तो राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो की गारंटी दे करके जनता के बीच आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। कल मैं पूरा अध्ययन कर रहा था। वैसे तो 5 न्याय गारंटी और 25 अन्य है, लेकिन जो मुख्य है जिसे वाकई अगर यह लागू हो जाए चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, तो समझिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आने वाला है। चाहे वो इस टाइप मैनिफेस्टो कांग्रेस दे रही हो, चाहे भाजपा लेकर के आवे, अगर इस पर अमल करे तब। जैसे ये अग्निवीर जो है, अग्निवीर योजना अच्छा है, मैं इसको बहुत खराब नहीं मानता हूँ, लेकिन
जिसने भी बनाया है वह वर्तमान और उसके बाद की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया है। जैसे 4 साल जो युवा बंदूक चलाना, हथियार उठाना सीख गया हो और मान सम्मान से एक सैनिक के तौर पर रह लिया हो, और वो 4 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद अगर वो मान सम्मान नहीं मिलेगी तो या तो वो अपराधी बनेगा और नहीं तो बेरोजगार घूम करके परेशान होगा। कांग्रेस ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। दूसरी है जो आउटसोर्स से, इस समय देख रहे हो कि आउटसोर्स से नौकरियां ली जा रही हैं। आउटसोर्स के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। मैं बता दूं कि आउटसोर्स ये है कि जैसे आपने कोई मकान ठेका पर लिया तो सरकार ने आपको ठेका दे दी और जो ठेकेदार है वो अपने हिसाब से मजदूरी तय करके उसको वर्क पर रखेगा। वो 6 महीने काम करावे, 1 साल काम करावे और उसके बाद वो निकाल देगा। अब आप इसके बारे में आप अंदाज़ा लगाइए कि जो युवा 22 वर्ष 23 वर्ष की उम्र में किसी विभाग में, चाहे बिजली विभाग में, जैसे बिजली विभाग के अधिकांशतः कर्मचारी वो आउटसोर्स से हैं, वो ढाक पर नहीं है। ढाक पर तो एक अलग चीज़ हो गई। ढाक पर ये होता है संविदा पर कि वो आगे चल करके वो परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन जो आउटसोर्स की नौकरियां होती हैं तो वो सरकार के यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती है, वो ठेकेदार को दे दिया गया। एक ठेके की एजेंसी उसकी पूरा ठेका ले ली कि हम 1000 कर्मचारी हम देंगे और उसकी मतलब इतना हम चार्ज लेंगे। अब मान लीजिए कि 20,000 रुपये में एक कर्मचारी देने के लिए गवर्नमेंट से वो एग्रीमेंट कर लिया। गवर्नमेंट उस कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं लेगी। अब वो आउटसोर्स कंपनी अपने हिसाब से तय करेगी और तय करके आपको 10,000 5,000 में। सुनने में तो ये आता है कि आउटसोर्स में भी एक लाख रुपया 1 साल की मजदूरी जो बनता है वो लोग ले लेते हैं, जमा करा लेते हैं और 1 साल काम कराते हैं, 2 साल काम कराते हैं, उसके बाद कोई ना कोई रीज़न दिखा करके उनको निकाल दिया जाता है। अब सोचिए कि युवा जवानी में अपने जो स्थायित्व की तरफ बढ़ना चाहिए, वो आउटसोर्स के चक्कर में कि हम इस विभाग में जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य क्षेत्र में जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में जाइए, अभी किसी हॉस्पिटल में जाइए, अधिकांश तो आउटसोर्स के कर्मचारी वहाँ मिलेंगे। वो परमानेंट नहीं है, कभी परमानेंट नहीं होंगे। साल भर काम करें, साल भर के बाद उनकी ज़िंदगी तबाह है, बर्बाद है, वो किसी लायक नहीं बचेंगे। तो एक तरह से युवा जो है इस योजना की तरफ से एक तरफ बर्बादी हो रही थी और इस पर कांग्रेस ने ध्यान दिया है कि हम आउटसोर्स को बंद करेंगे और गवर्नमेंट की नौकरियां हम बहाल करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इस पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ साथ इस सरकार का भी ध्यान इस पर जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो जब जारी होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर ध्यान देती हैं और इस पर चर्चा होता है। तो किसी चीज़ पर जब चर्चा होगी तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। दूसरा है आज सिलेंडर, तीसरा नंबर जो सिलेंडर जो है आजकल 1100 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया है। इसको ये सरकार जो कांग्रेस है अपने मैनिफेस्टो में डाली है कि हम 450 रुपया हम सभी के लिए सिलेंडर देंगे। ये भी बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियां हमें लगता है कि इस पर अपने घोषणा पत्र में जोड़ेंगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें देख रहा हूँ कि न्यायिक सेवा आयोग गठन करने पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दी है। यह इतना बड़ा मुद्दा है कि आज आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का एक भी जज आपको नहीं मिलेगा। अभी 2 जज बहुत जब हल्ला हुआ है, जजों की नियुक्तियों पर प्रहार हुआ है, तभी मैं देख रहा हूँ कि 2 जज अभी ये अनुसूचित जाति से अभी मनोनीत हुए हैं। वहाँ की परिपाटी रही है कि वो आपस में जो जज होते हैं ना, एक समझौता कर लेते हैं
कि अगले बार आपके परिवार का कोई होगा तो आ जाएगा, अगले बार वो हो जाएगा। वो उन्हीं परिवार के इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट के जज घूमते हैं। तो इसमें कांग्रेस ये करे कि हम न्यायिक सेवा आयोग गठन करेंगे और उसके तहत जैसे IAS PCS की नियुक्ति होती है वैसे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पारदर्शिता करके और हम कंपटीशन करा करके आम लोगों को भी जो आम क्राइटेरिया गठन करा करके हम नियुक्तियां कराएंगे। ये इतना बड़ा पोजीशन आप देखे होंगे कि जैसे OBC का कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो तुरंत OBC के खिलाफ ही फैसले आते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो सामान्य वर्ग के जज हैं वहाँ बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि SC ST एक इतना बड़ा मुद्दा है कि ये चुनावी मुद्दा है इनके अधिकारों पर कोई प्रहार तो नहीं करता है, लेकिन OBC जो है ना ये मुखर नहीं हो पाता है, तो ये खुलकर विरोध नहीं करता है। तो जितने भी हकमारी हो रही है आज के युग में आप देखे होंगे तो SC ST का कोटा तो भरा जाता है, OBC के हक पर ज़्यादा सबसे सुनवाई है और इसमें कोई विरोध नहीं करता। जो भी उसमें नेता भी हैं वो भी चुप एकदम आँख बंद करके खड़े रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप जितनी वैकेंसी निकल आप देखिए तो केवल जो उसमें OBC की संख्या जबकि 27% OBC है तो SC से भी कम संख्या उनकी दी जाती है उसमें मनोनयन में। तो ये इस पर भी उन्होंने ये घोषणा पत्र अपना दिया है और मीडिया में भी दिया है कि मीडिया जो एक तरफा बयानबाजी करती है ना, तो मीडिया किसी सरकार की एजेंसी न बने, किसी उद्योगपति की एजेंसी न बने, निष्पक्ष रहें और एक उसमें क्राइटेरिया वो देंगे कि जितना विपक्ष को दिखा रहे उतना विपक्ष को, दोनों मुद्दे आपको दिखाना होगा। इस पर भी ये मैनिफेस्टो में है कि हम मीडिया में सुधार करेंगे और इसमें भी आरक्षण OBC SC ST माइनॉरिटी जो भी है सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराएंगे। वो प्राविधान देंगे कि मीडिया का जो मीडिया हाउस होगी उसमें पत्रकारों की नियुक्ति में भी ये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देंगे, जिससे उसमें जो पत्रकार हैं वो सभी वर्ग के जब रहेंगे तो सभी वर्ग की बात को उठाएंगे। क्या होता है कि जब आप देखेंगे TV चैनल में कि OBC के अधिकार की जब बात होगी तो एक कांग्रेस की तरफ से बैठेंगे OB शुक्ला जी होंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बैठेंगे OB तिवारी जी होंगे और भाजपा की तरफ से बैठेंगे OB चौबे जी होंगे और पत्रकार पूछने वाले सवाल OB तिवारी जी, चौबे जी, शुक्ला जी, त्रिवेदी होंगे और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को और राजनीतिक विशेषज्ञों को बुला लिया जाता है, वो भी चौबे जी, तिवारी जी, शुक्ला जी होंगे और आपस में ही वो तर्क करके वो सिद्ध कर देते हैं कि हाँ नहीं ये सही है, सही है, सही है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये खेल हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बड़ी दूर से खेल होता है और वहीं एक हवा बना दिया जाता है कि नहीं ठीक तो है, ठीक तो है। तो ये सब चीज़ों पर ये बहुत जो भी कांग्रेस के तरफ से ये जारी किया गया ना, इतना बड़ा मतलब एक समाज सुधार के लिए पहल है कि अगर ये लागू हो जाए, हमें लगता है कि ये सब चीज़ें केवल कांग्रेस तो अभी अपने घोषणा पत्र में दी है, लेकिन मुझे जहां उम्मीद है कि ये अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस पर करेंगे और इस चर्चा का विषय बना हुआ पूरे विश्व की जो भी निजी चैनल हैं, चाहे अन्य देशों की सरकारें हैं और विपक्ष जो भी है, युवा वर्ग सब अभी देख रहा है कि ये चीज़ें हैं। महिलाओं को इन्होंने कहा कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपया देंगे। अब आप सोचिए कि जो भी गरीब घर की महिलाएं हैं, अगर उनको 1 लाख रुपया अगर मिलता है तो वो कुछ अपने लिए रोज़गार, कोई छोटा दुकान, चाहे कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन, कुछ भी है जो भी उनके दिमाग में आए, अगर ये करके अपने परिवार का, और ये नहीं 1 साल, हर साल के लिए ये कांग्रेस कह रही है कि हर साल हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा और उसके बाद 50% नौकरी में महिलाओं का आरक्षण। भाई आधी संख्या महिलाओं की तो है ही है अपने समाज में। तो अगर ये सब लागू होता है तो हमें लगता है कि महिला उत्पीड़न बहुत हद तक
ये महिला उत्पीड़न पर और एक अधिकार जो पुरुषों का महिलाओं के ऊपर बना हुआ है कि जो मैं कहूँगा वही हमारे घर की औरतें सुनें, इस पर लगाम लगेगी। और महिलाएं भी आने वाले दिनों में अगर एक साथ पहल होती है, अगर सरकार बनने के बाद है, ये तो घोषणाएँ हैं, मैं अभी क्यों भविष्यवाणी करूँ, लेकिन ऐसे घोषणाओं का हम सभी को मिल करके स्वागत करनी चाहिए। और ऐसे स्वागत करने से क्या होगा, सभी राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में विपक्ष में है, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां, सब मुद्दों पर ध्यान देगी। बहुत बड़ा ये समाज सुधार के लिए है। और इन्होंने एक और घोषणा किया कि जो युवा BA BSc BCom करके निकलते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं। आप देखेंगे अधिकांश तो BA करने वाले बच्चे के तो लोग ये कहते हैं कि BA करके बेकार हो गया। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिस ये अनिवार्य करेंगे और 1 लाख रुपया 1 वर्ष में अप्रेंटिसशिप में हम दे करके उन युवाओं को ऐसा किसी प्राइवेट कंपनी में चाहे गवर्नमेंट विभागों में वो ट्रेंड करेंगे कि वो कहीं वहाँ से निकलें तो एक अनुभव उनके पास रहेगा, तो अन्य कंपनियों में चाहे कहीं भी उनको रोज़गार मिलने में आसानी होगी। ये बहुत बड़ा कदम है और ऐसे कदम की आवश्यकता थी। अधिकांशतः युवा ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन वो आउटसोर्स और ये सब चीज़ों में अपना भविष्य ख़त्म करके बर्बाद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, हमें लगता है कि ये स्वागत योग्य है और स्वागत करना चाहिए। मैं राजनीतिक पार्टी से हट करके आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आँख बंद करके किसी पार्टी के सपोर्ट करते हैं तो ये बेईमानी होगी। जो अच्छे करने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे और जो ख़राब काम करने वाले लोगों का मन बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे जो भी फैसले हैं हमें सबका स्वागत करना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे आपके घर किसी की अभी अचानक तबीयत खराब हो जाए तो मैं देखता हूँ कि गरीब घर के लोगों का खेत, गाड़ी, गहने सब बिक जाते हैं और इलाज नहीं हो पाता है। हम तो लखनऊ में रहते हैं, देखते हैं कि वहाँ से फ़ोन आता है कि भैया हमारा खेत बिक गया, हम कहीं से इलाज में कहीं मदद करवा दीजिए। हम लोग जितना सक्षम है, हम लोग मुख्यमंत्री कोटे से काफ़ी लोगों को मदद कराया गया है, लेकिन जो हम लोग पास पहुँच जाता है हम लोग तो करते हैं, लेकिन वो भी समय होना चाहिए। वो 1 महीना लग जाता है, तब तक व्यक्ति मर भी जाता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये खास करके जो गरीब बच्चे लोग हैं ना, वो बहुत परेशान है इस सब चीज़ों में। तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दी है कि हम 25 लाख रुपया का हम मुफ्त इलाज करवाएंगे हर व्यक्ति का। अगर 25 लाख का कोटा अगर हर परिवार पर निर्धारित हो जाए तो समझिए कि वो पूरा जीवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कभी उनको परेशानी नहीं होगी और उनके गहने, बाल बच्चों के पढ़ाई, परवरिश, खेत बाड़ी नहीं बिकेगा। तो क्या होता है कि खेत बाड़ी जब बिक जाता है, गहने घर के बिक जाते हैं, तो बच्चों के पढ़ाई पर लोग ना ध्यान दे करके उन बच्चों को अपने मजदूरी पर भेज देते हैं कि भाई घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है। मैं देखता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर ये 25 लाख रुपया हर व्यक्ति पर अगर ये मुफ्त सरकारें ये कर दें तो ये अमूल चूल परिवर्तन समाज में आएगा। और ये बीमारियां से जूझने की जो जूझ करके लोग मर जा रहे हैं दवा के इलाज के बिना, जो घर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे उनके इलाज नहीं कराते हैं कि मरने के कगार पे हैं, इनको 2 लाख रुपये लगेगा, 5 लाख रुपये लगेगा, बेचारे तड़प तड़प करके मरते हैं, कहते नहीं हैं किसी से। ये बुढ़ापे में और दिक्कत है। जिसके बच्चे कामयाब हैं और संवेदनशील हैं वो बच्चे तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन जिनके बच्चे संवेदनशील नहीं हैं और पैसे के लालच में अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं, अगर ऐसी पोजीशन में 25 लाख रुपया अगर ये जो भी घोषणा पत्र है अगर ये अमल में आती है और अन्य पार्टियां भी इसको अमल में लाती हैं तो बहुत बड़ा सुधार होगा देश में। और ऐसे फैसलों की और ऐसे सोच रखने वाले लोगों को हम लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। साथियों, ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्टार्टअप के लिए है कि उद्योग के लिए हर ज़िलों में एक बड़ा फंड दिया जाएगा। कांग्रेस का मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूँ, अभी बीजेपी ने मैनिफेस्टो अपनी नहीं जारी की है। मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इसका निर्माण किया है उसको मेरा सलाम है, बंधन है, अभिनंदन है कि जड़ को पकड़ा है। विकास कहाँ बाधा बनी हुई है
और समाज की विकास कहाँ से रुकी है उस पर इन्होंने ध्यान दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। स्टार्टअप जो जुआ हर ज़िले के लिए अलग अलग फंड में, जैसे अभी स्टार्टअप की स्कीम तो है लेकिन केंद्रीय स्तर पर है। और एक चीज़ और बताऊं कि कहने के लिए स्टार्टअप कोई कर नहीं पा रहा है, और जब आप अपनी योजनाएं बना करके जब ले जाते हैं और जैसे वो बैंक को भेजते हैं ना, तो बैंक कहती है कोलेट्रल दीजिए, और जुआओं के पास कोलेट्रल होता नहीं है, बिना कोलेट्रल का बैंक लोन करती नहीं है। मैं इस पर बहुत बृहद अध्ययन किया हूं और काफ़ी लोगों के लिए मैं प्रयास किया कि इनके स्टार्टअप में मदद बैंकों से कराया जाए, लेकिन बैंक सीधे कोलेट्रल मांगती है और सरकार कहती है कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल का लोन। मुझे एक बार दिल्ली में ये उद्योग जगत के एक मुख्य सचिव साहब थे, वो आए थे और मैं भी उसमें गया था, तो मैंने उनके सामने ये बात रखी थी कि आप योजनाएं तो बनाते हैं और ये कहते हैं कि कोलेट्रल फ्री लोन, लेकिन आप लोगों ने कभी इस पर समीक्षा नहीं किया कि क्या बैंक लोन देती है कि नहीं देती है कोलेट्रल फ्री। तो मैं उनसे कहा था कि एक बीच में समन्वय समिति बनाइए कि जो बैंक और लाभार्थी जो है, जो लोन लेने वाला है, वो दोनों के बीच में एक सेतु का काम करे कि अगर लोन लेने वाला बैंक जाता है और बैंक लोन नहीं देती है, कोलेट्रल मांगती है, तो उस एजेंसी के पास जाए, वो एजेंसी देखे कि क्यों नहीं लोन दे रही, जब हमने ये फंड एक अलग से दे रखा है कि कोलेट्रल फ्री रहेगा लोन, अगर उस लोन लेने वाला अगर भर नहीं पा रहा है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, तो आप लोन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या डर है। तो उनका प्रयास किए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब ऐसी चीज़ें हैं कि वो बना दी जाती है, प्रचार बहुत बड़े स्तर से कर दिया जाता है और ज़मीनी स्तर पर जब देखेंगे तो जीरो होता है। तो सरकारों को चाहिए कि आप योजनाएं बना रहे हैं तो उसके देख रेख के लिए एक अलग से एजेंसी बने और एजेंसी देखे कि क्या जो हम योजनाएं ज़मीन पर दे रहे हैं, चाहे घोषणाएं कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से पालन नहीं हो रहा है। मैं खुद प्रयास किया, अपने लिए भी प्रयास किया था, लेकिन होता नहीं है, बैंक करती नहीं है। उसको कोलेट्रल चाहिए। कोलेट्रल भाई हमारे समाज के लोगों के पास तो नहीं है कि वो 2 करोड़ का वो अगर लोन ले रहा है तो 2 करोड़ के पास उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो उसके अगेंस्ट में वो दे करके लोन ले ले। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये एक जातिगत जनगणना की बात भी आई है कि जातिगत जनगणना अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगी। जैसे बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई है और उत्तर प्रदेश में 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ था, उसमें भी जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार 2 राज्य ऐसे हैं कि जहाँ जातिगत जनगणना हुई है और उसमें बिहार में भी लगभग 3% के आसपास बड़ी जात की संख्या दिखाई गई है और उत्तर प्रदेश में लगभग यही है। और अगर विश्वकर्मा समाज की बात करेंगे तो बिहार की संख्या 2% और बिहार में 1% के आसपास दिखाई गई है। ऐसे ही अगर पूरे विश्वकर्मा समाज की बात करेंगे तो 7 से 8% ये उत्तर प्रदेश बिहार में संख्याएं हैं, लेकिन भागीदारी जीरो है। और जीरो इसलिए है कि हम बिना मांगे वोट दे देते हैं। जैसे अभी अन्य जातियों को देखिए, राजभर समाज को देख लीजिए, चौरसिया समाज को देख लीजिए, कश्यप समाज को देख लीजिए, ये सब जातियाँ संगठित हो गई हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। तो उनकी भागीदारी सुनिए। स्वर्णकार समाज देख लीजिए, 0.5% संख्या विश्वकर्मा समाज का एक पार्ट है। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, तो लोग सक्रिय हैं। और जो ये मेरा समाज है, ये केवल वो ब्राह्मण, एक उसको पकड़ा है कि हम ब्राह्मण सिद्ध, बस वो वेद पुराण पढ़ता है, बस उसको अपने अधिकारों से मतलब नहीं है। और टांग खिंचाई ज़्यादा है कि वो आगे बढ़ जाए, उनके नेतृत्व में हम क्यों चलें, उनके नेतृत्व में हम क्यों चलें, एक दूसरे का खींचतान। अरे भाई, कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा तो उसके देखा था कि जब आपकी पहचान बनेगी तो एक ओम प्रकाश राजभर अकेले दहाड़ता है, तो आज राजभर समाज की पहचान सभी राजनीतिक पार्टियों में है कि नहीं है। निषाद समाज, संजय निषाद आज ललकार रहे हैं, तो निषाद समाज केवल बीजेपी में नहीं है ना, सभी राजनीतिक पार्टियां निषाद समाज को टिकट दे रही हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो आगे बढ़ जाएंगे, वो कोई तो आगे बढ़े भाई, वो रास्ता तो कोई देखा ही नहीं अपने समाज में। तो है कि कोई किसी ने विधानसभा और लोकसभा का रास्ता ही नहीं देखा, तो रास्ता बताएगा क्या, सब ऐसे हवा में लड़ रहे हैं। तो किसी को ऐसे जब पहुंचा दीजिए कि वो रास्ता देखे, तो वही रास्ता के द्वारा आप भी वहाँ पहुंच जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों में पहुंचने लगेंगे। तो हम लोग रास्ता ही नहीं मालूम, अभी तो हम लोग देखे ही नहीं कि वो होता कैसे है, दूर दूर से सुनते हैं।
और दूसरे के लिए मदद करते हैं, अपने लिए कुछ करते नहीं हैं। तो ये जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो इससे ये होगा कि किस जाति की संख्या क्या और उसकी भागीदारी कहाँ कहाँ है, न्याय क्षेत्र में, नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में, धन दौलत में कहाँ है और शासन सत्ता में कहाँ है। तो इससे भागीदारी सुनिश्चित होगी। जैसे बिहार में बहुत हो हल्ला हुआ है, तो चलिए ठीक है, वहाँ 40 सीटें हैं मात्र लोकसभा की, तो वहाँ जगह नहीं बन पाया है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो सभी राजनीतिक पार्टियां कम से कम 2-2 टिकट अवश्य देंगी। मेरी बात को आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए और 25 में हमसे बात करिएगा कि टिकट मिली है कि नहीं मिली है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि बढ़ई समाज को वहाँ से टिकट मिलना ही मिलना है। ये 3-3 बड़े आंदोलन, 3-3 रैलियाँ और लगातार इस समाज की चर्चा चल रही है कि राजनीतिक भागीदारी की लड़ाइयाँ जोड़ों पर पकड़ी हुई है। तो ऐसे ही हम लोग उत्तर प्रदेश में भी करना है और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। आप ये सोचें कि ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां दे देंगी, तो वो क्यों देंगी जब टिकट आप वोट ऐसे ही दे रहे हैं कि बच्चा, एक माँ का बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो भी नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम लोग तो ऐसे ही वोट दें, तो हमको भाई ऐसे ही हिंदू बने हुए हैं, हम लोग OBC बने हुए हैं, हम लोग विश्वकर्मा बने हुए, तो हम लोग कौन पूछने वाला है। तो सब ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एक चीज़ और है, ये जो आरक्षण की सीमा जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, इसने रोक लगा दिया है। तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 50% की सीमा जो बधी हुई है ना, हम उसको तोड़ देंगे। तो जैसे वो टूटेगा तो फटाफट 27%, जैसे 54% OBC है, तो आरक्षण की सीमा सीधे 54% OBC की हो जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं? जैसे वो सीमा टूटेगी तो 54% तुरंत हो जाएगी OBC की सीमा। तो जिसकी जितनी जातिगत संख्या होगी उतनी भागीदारी की मांग तुरंत बढ़ेगी और लोग जातिगत भागीदारी के लिए भी बोलेंगे कि हमें जातिवार ही कर दीजिए, कि हमारी इतनी संख्या तो हमारा उतना ही नौकरी में, हर जगह, चाहे राजनीतिक सत्ता में, या हमारी उतनी भागीदारी हो। तो ये भी बहुत बड़ा कदम है। और एक और जो अभी चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि EVM में घोटाला है, EVM हैक हो सकती है। तो अब इस पर मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम लोग ईमेल यहाँ से खोल सकते हैं और मंगल ग्रह पर इंडिया में बैठ करके वहाँ अपने जो भी मशीनरी जाती है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जैसा बना देंगे और उस EVM में डाल देंगे तो वैसा ही वो काम करेगी। मुझे इतना तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो संभव हो सकता है। मैं गारंटी इस पर नहीं कर सकता कि EVM हैक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उससे जो वोट देते हैं और VVPAT जो पर्ची छपती है, तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम उसको गिनवाएंगे। तो जो वोटिंग मशीन की गिनती और VVPAT की गिनती दोनों साथ करा कर तब हम निर्णय पर पहुँचेंगे कि सही है कि नहीं सही है। तो क्रॉस चेक के लिए तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें लगता है कि इस चुनाव आयोग को इसी लोकसभा चुनाव में ही घोषणा कर देना चाहिए कि हम VVPAT गिनेंगे। अरे भाई 2-2 महीना लोग वोट के डाल करके इंतज़ार कर ले रहे हैं, तो 2 दिन और बढ़ जाएगा गिनती में, तो क्या बुराई होगी। और हमें लगा कि ये हर जनता के मन में है कि VVPAT जो है वो गिनती होनी चाहिए। हमें भी चाहता हूँ कि ये गिनती कर ले। हमने वोट जो दिया वो है, मिला है कि नहीं मिला है कैसे पता चलेगा? 2-5 सेकंड में नीचे जाती है, गिरती है, कटती है कि नहीं कटती है, और उसकी गिनती होती ही नहीं है, तो वो VVPAT कितनी है और उसमें संख्या कितनी बता रही है वो कैसे पता चलेगा? तो मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए और VVPAT को गिनना चाहिए। और एक कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र में दिया है, तो स्वागत योग्य है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे होगा और किसी पर दाग धब्बा नहीं लगेगा कि बेईमानी हो रही है। और ये कुछ और चीज़ें हैं, एक और भी इन्होंने घोषणा किया कि हम किसानों का कर्ज को माफ़ करेंगे और बिजली फ्री करेंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लगता है किसानों का कर्ज, किसान तो वाकई कर्जदार हो ही जाता है। अभी ओले वगैरह पड़े थे, सारे फसल लोगों को बर्बाद हो गए,
और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनको जो धान गेहूँ बोते हैं उसी से उनका घर का खर्चा चलता है और उसी अनाज को बेच करके उनके घर के बच्चों की पढ़ाई होती है, कपड़े लत्ते जो भी हैं, कपड़ा खरीदना, दवा खरीदना, सब उसी गेहूँ धान बेच करके ही होता है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं गांव में कि जो गेहूँ बेच करके ही अपने परिवार के लिए कपड़े, होली, दिवाली जो भी त्यौहार मनाते हैं उसी से खर्चा चलता है। अगर वो गेहूँ अनाज ख़त्म हो जाता है तो कर्ज लेते हैं और गांव में साहूकार 10 रुपया, 5 रुपया सैकड़ा पर पैसा देते हैं और वो पैसे चुका नहीं पाते हैं और उस पैसे को चुकाने के लिए उनकी खेत बाड़ी जो भी है ना वो भी गिरवी हो जाती है और वो रोड पर आ करके एक मजदूर के जीवन यापन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ऐसी पहल कोई भी राजनीतिक पार्टी कर रही है जो हमारे विचारधारा से मैच कर रही हो न कर रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्वागत योग्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस घोषणाओं को अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे और खाली लाएंगे नहीं, बस कुछ लोग घोषणाएं कर देते हैं कि ये देंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इसको अमल करने की ज़रूरत है और जब जनता जागरूक हो जाएगी और वो कहेगी भाई आपने ये वादाएं किया और आपने अभी तक पालन नहीं किया तो हम कैसे आपके वादाओं पर भरोसा करें। तो यही सब था और बाकी सब बढ़िया है। बहुत से साथी जुड़े हुए हैं। ज्योति शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुंदन शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आर्यन शर्मा जी धन्यवाद आपको। राकेश शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू कुमार शर्मा जी, गोपालगंज नरेश आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साथी जुड़े हैं। दुर्गेश विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामू विश्वकर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, मंटू शर्मा जी, उमापति शर्मा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं दी हैं, कोई बात नहीं, न हिंदू में न ओबीसी में कहीं नहीं जाना है। हमें लगता है कि जो जनता के हित में अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है, जिससे हमें लगता है कि हमारे समाज का भला हो सकता है, जनता का भला हो सकता है, ऐसी सरकार बनाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय विश्वकर्मा।